Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 105 Introduction to Comparative Government and Politics। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आप इस पर चले जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे BPSC 105। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ से क्लिक करके क्या, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप बाय नाउ करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यानी कि हमें इसमें क्या बताना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है। सो द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आपको जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। सो इट फोकसेस ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स जो कि शेप करते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। सो दिस इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशंस, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरीज, political parties, bureaucracy and electoral systems. So now we will look what is the meaning of institutional approach. So the institutional approach studies how different political institutions are formed, how they function and how they affect political behavior and decision making. अब जो आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये स्टडी करता है कि कैसे अलग अलग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं और वो कैसे इफेक्ट करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग को। ये एज्यूम करते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये फ्रेमवर्क को क्रिएट करते हैं विद इन विच पॉलिटिकल एक्टर्स सच एज लीडर्स, voters and parties operate. So in simple words we can say that this approach explains politics by examining the formal rules and organizations that run a government. Now we will look what are the key features. First is focus on formal structures. This approach mainly studies official institutions like parliament, courts and constitution. यानी कि जो ये आपका institutional approach है ये क्या करता है, ये मेनली आपके ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, कोर्ट्स हो गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे इंटरैक्ट। ये आपको बताता है कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैसे ये ऑर्गेनाइज होते हैं एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस। सो मच अटेंशन इज गिवन टू रिटन लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लीगल प्रोसीजर्स। यानी कि इसमें क्या होता है, अटेंशन दिया जाता है आपके रिटन लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को और लीगल प्रोसीजर्स को। एग्जाम्पल के लिए देखें, इट कंपेयर्स हाउ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिफर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ दैट इफेक्ट्स गवर्नेंस। यानी कि कैसे हमारा यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफर करता है और कैसे ये हमारी गवर्नेंस को इफेक्ट करता है। स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर्स। Institutionalists believe that strong and well-designed institutions help maintain stability, order and predictability in a political system. यानी कि अगर हमें वेल डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे तो वो हमें हेल्प करेंगे टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। कंपैरेटिव मेथड। This approach compares institutions across different countries to understand similarities and differences. ये जो आपका approach होता है ये अलग अलग institutions को compare करता है across the different countries to understand कि similarities क्या हैं और differences क्या हैं। Example के लिए parliamentary and presidential systems are compared to see how each structure influences political outcomes. Example के लिए जैसे कि आपका parliamentary और presidential system होते हैं, इन दोनों को compare किया जाता है ये देखने के लिए कि जो ईच स्ट्रक्चर है यानी कि जो पार्लियामेंट्री है और जो प्रेसिडेंशियल है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल आउटकम्स को। नाउ वी विल सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फर्स्ट इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इंस्टीट्यूशंस फॉर्म द बैकबोन ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड व्हाई दे फंक्शन द वे दे डू।
helps predict behavior. Because institutional set rules, they shape how political actors behave. यानी कि जो आपके institutions होते हैं ये rules को set करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये shape करते हैं कि कैसे political actors behave करते हैं. For example, electoral rules affect how political parties campaign and compete. Useful for policy and reform. Studying institutions helps policymaker design better political system. यानी कि अगर हम institutions को study करेंगे तो उससे क्या होगा, policy makers क्या होंगे, वो better political systems को design कर सकते हैं. For instance, reforms in electoral laws or judicial structures requires institutional understanding. Now we will look some criticism. Too much focus on formal rules. Critics say it ignores informal factors like culture, public opinion and social groups, neglects human behavior. Institutions matters but so do people. यानी कि institution तो matter करता है, वैसे ही people भी matter करते हैं. तो this approach sometimes overlooks the role of personalities and leadership. Static in nature, it focuses on stable structures and may fail to fully explain rapid political changes. Conclusion, we can say that the institutional approach remains a central method in comparative politics because it provides a clear and systematic way to study political system. यानी कि जो आपका institutional approach होता है ये एक central method है आपके comparative politics में, क्योंकि ये एक clear और systematic way provide करता है to study the political system. So while it has limitations, इसके कुछ limitations हैं, but it is essential for understanding how political institutions shape governance, स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल आउटकम्स अक्रॉस द कंट्रीज. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इलैबोरेट. यानी कि आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होता है. सो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ऑल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है इसको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी बोलते हैं. ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का. इट मीन्स दैट पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन द कंट्री. पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है आपका, कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी होगी कंट्री की. No other body, neither the courts, nor the executive, nor any other institution has the power to overrule the laws made by parliament. यानी कि जो laws को parliament ने बना दिया उनको कोई overrule नहीं कर सकता है. In simple words, parliament can change, make or end any law and no one can question its legal validity. parliament क्या कर सकता है, कोई भी law को बना सकते हैं, कोई भी law को change कर सकते हैं या फिर कोई भी law को end कर सकते हैं, कोई भी उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता है. सो नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मीन्स अनलिमिटेड लॉ मेकिंग पावर. पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव. पार्लियामेंट क्या करता है, लॉज बना सकता है किसी भी सब्जेक्ट पे, वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो. नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज. Courts cannot declare parliamentary laws invalid simply because they think they are unfair or unreasonable. यानी कि courts क्या कर सकते हैं, courts declare नहीं कर सकते हैं parliamentary laws को invalid simply because वो सोचते हैं कि वो unfair हैं या फिर unreasonable हैं. यानी कि इसमें कोई judicial review नहीं होता है laws का. No parliament can bind a future parliament. Every new parliament is free to make new laws or change old ones. No law passed by one parliament can limit the powers to the next. यानी कि कोई भी पार्लियामेंट क्या है, किसी फ्यूचर पार्लियामेंट को बाइंड नहीं कर सकती है. नो अथॉरिटी अबव पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या होती है, आपकी फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की. इवन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय पार्लियामेंट इन कंट्रीज लाइक यूके. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकता है पार्लियामेंट इन कंट्रीज जैसे कि यूके. नाउ वी विल लुक what are the features of parliamentary supremacy. Parliament can make any law. There is no subject on which parliament cannot make laws. यानी कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिस पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता है. टैक्सेशन से लेके सिविल राइट से लेके पार्लियामेंट के पास सबकी कंप्लीट अथॉरिटी होती है. दिस मेक्स द सिस्टम फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंजिंग नीड्स. कोर्ट्स मस्ट फॉलो पार्लियामेंट्स लॉ.
कोर्ट्स इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉज बट दे कैन नॉट क्वेश्चन पार्लियामेंट्स विल, यानी कि कोर्ट क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और लॉज को अप्लाई करते हैं, बट वो पार्लियामेंट्स की विल को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. इफ अ लॉ इज क्लियरली रिटन बाय पार्लियामेंट्स, जजेस मस्ट फॉलो इट इवन इफ दे पर्सनली डिसएग्री विद इट. नो हायर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इन UK देयर इज नो सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टैंड्स अबव पार्लियामेंट, यानी कि यूके में कोई भी ऐसा सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कि पार्लियामेंट के ऊपर होगा. Therefore, Parliament is not limited by any document, इसलिए पार्लियामेंट किसी भी डॉक्यूमेंट से लिमिटेड नहीं है. However, in countries like India, the constitution is supreme, not the parliament. But countries जैसे कि इंडिया में क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ना कि पार्लियामेंट. प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑब्सोल्यूट पावर थ्रू कन्वेक्शंस. Although Parliament has unlimited legal powers, political convention, public opinions, and democratic norms restrict misuse of that power. Now we will look, there are some limitations of parliamentary supremacy in the modern context. Even though Parliament is supreme, some practical limitations have developed. यानी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर भी कुछ पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं जो कि डेवलप हुए हैं. फर्स्ट इज पब्लिक प्रेशर एंड डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन. Human right laws and international agreements influence legislation. Devolution of powers to Scotland, Wales and Northern Ireland has also created practical limits. Now we will look at the conclusion. Parliamentary supremacy remains a cornerstone of the British political system. यानी कि जो आपकी parliamentary supremacy है वो एक cornerstone है अभी भी British political system का. ये ensure करता है कि जो भी elected representative हैं they may have the highest authority to make laws for the nation. Although modern developments have placed some practical checks on this principle, the core idea that Parliament is the supreme law-making body still remains central to the functioning of a parliamentary democracy. Now we will move to the next question. Briefly explain the role of Communist Party in China. यानी कि जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसका क्या रोल रहा है चाइना में. So the Communist Party of China is the most powerful political organization in the country. जो आपकी CPC है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उस कंट्री की. ये प्ले करती है एक सेंट्रल रोल इन लीडिंग द गवर्नमेंट, शेपिंग द नेशनल पॉलिसीज एंड गाइडिंग द डायरेक्शंस ऑफ चाइनाज डेवलपमेंट. फर्स्ट इज लीडिंग द गवर्नमेंट. सो द कम्युनिस्ट पार्टी इज द रूलिंग पार्टी ऑफ चाइना. कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, रूलिंग पार्टी है चाइना की. इसका मतलब है कि इट हैज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री. ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि वो इकोनॉमी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन या फिर फॉरेन रिलेशंस, वो सारे पार्टी के द्वारा गाइड किए जाते हैं. ऑल्दो चाइना हैज़ अ गवर्नमेंट मेड ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशंस, द CPC सुपरवाइजेस ऑल ऑफ देम. यानी कि चाइना में क्या है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है, दैट इज मेड ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशंस, बट CPC क्या है, उनको सबको सुपरवाइज करता है. सो द प्रेसिडेंट, premier and many top officials are the members of the party making policies for the country. So जो CPC है they sets the national goals and creates policies to achieve them. जो आपकी CPC है ये national goals को set करती है और create करती है policies को to achieve them. For example, the party decides how China should grow economically. पार्टी क्या करती है, डिसाइड करती है कि चाइना को कैसे इकोनॉमिकली ग्रो करना है, कहाँ पे उन्हें मनी को इन्वेस्ट करना है और कैसे उन्हें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है. It also works on solving social problems जैसे कि poverty and unemployment. The party's long-term plan, like the 5-year plans, guide China's development direction. Maintaining social stability. One of the party's important roles is to keep the country stable. यानी कि जो पार्टी का important role है वो है कि country को stable रखना. ये कंट्रोल करता है पुलिस, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सिस्टम ताकि ensure कर सके पीस और ऑर्डर को. So the CPC believes that social stability is necessary for economic progress and national strength. CPC बिलीव करते हैं कि जो social stability है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके economic progress और national strength के लिए. Therefore, it manages media, the internet and the public activities to prevent conflict or unrest. Controlling the military. China's military, the People Liberation Army, is under the command of Communist Party, not the government alone. यानी कि जो चाइना की मिलिट्री है आपकी, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के कमांड के अंडर है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के. सो द CPC ensure that army follows its leadership and supports the nation's goals. So this gives the party strong influence over national defense and security. इसकी वजह से क्या है, पार्टी की एक strong influence रहती है over the national defense and security, guiding economic development. Since the late 1970s,
द CPC हैज़ लेड चाइना थ्रू मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि 1917 के लेट बाद क्या हुआ, जो CPC है उन्होंने चाइना को लेड किया थ्रू मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्होंने ओपन किया कंट्री को टू द इंटरनेशनल ट्रेड, एनकरेज किया इन्वेस्टमेंट को एंड सपोर्टेड प्राइवेट बिजनेसेस। एट द सेम टाइम इन्होंने कंट्रोल मेंटेन किया ओवर द की इंडस्ट्रीज जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। द पार्टी एम्स टू बैलेंस ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर, प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। सो द CPC वर्क्स टू कीप चाइना यूनाइटेड, यानी कि CPC क्या करती है, चाइना को यूनाइटेड रखती है। इट मैनेजेस रिलेशंस अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड ओवरसीज रीजन्स लाइक तिब्बत, जिनजियांग, हांगकांग एंड मकाओ। It also promotes the idea that all citizens should work together for the nation progress. जो CPC है वो इस आइडिया को भी प्रमोट करती है कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनको एक साथ काम करना चाहिए नेशंस की प्रोग्रेस के लिए। In summary, we can say that the Communist Party of China plays a leading role in almost every aspect of the country, be it government, economy, society, or security. It makes major decisions, sets national goals, and ensures that China moves in the direction it chooses. So now we will move to the next question. Explain the significance and relevance of the comparative study of politics. यानी कि comparative study जो politics की है उसका significance क्या है और उसका relevance क्या है. So the comparative study of politics is an important part of political science that involves comparing political systems, institutions, processes and behaviors across the different countries. यानी कि जो आपका comparative study of politics है ये एक important part है political science का, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है आपके कंपेयरिंग पॉलिटिकल सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करते हैं, प्रोसेसेस और बिहेवियर्स को कंपेयर करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है और क्यों वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। सो दिस स्टडी प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मेक्स बेटर डिसीजंस, helps us understand different political systems. Comparative politics allows us to look closely at how various countries are governed. Comparative politics क्या करती है, हमें अलाउ करती है ये देखने में कि कैसे अलग अलग कंट्रीज को गवर्न किया जाता है। By comparing democratic, authoritarian and mixed system, we learn what makes each system strong or weak. यानी कि जब हम डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन या फिर मिक्स सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे कौन सा सिस्टम वीक है और कैसे कोई सिस्टम स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग व्हाई सम डेमोक्रेसीज आर स्टेबल, व्हाई अदर्स फेस फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल क्राइसिस हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द फैक्टर्स नीडेड फॉर गुड गवर्नेंस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है और कोई डेमोक्रेसी है वो फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस करती रहती है, तो इसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई करने को मिल जाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। इम्प्रूव्स आवर नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। People in different countries vote, protest and participate in politics in unique ways. यानी कि अलग अलग कंट्रीज में अलग तरीके से वोट, प्रोटेस्ट और पार्टिसिपेट किया जाता है इन पॉलिटिक्स। Comparative politics helps explain why citizens in one country may trust their government while people in another may not. Comparative politics हमें ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि कोई सिटीजन्स अपनी कंट्री में क्यों ट्रस्ट करते हैं उनके गवर्नमेंट को और कोई क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो दिस नॉलेज इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल कल्चर, public opinion and leadership patterns around the world, helps find solution to political problems. By comparing how different groups deal with issues like corruption, unemployment, poverty or conflict, we learn which policies works best. यानी कि ये कंपेयर करके कि अलग अलग गवर्नमेंट कैसे डील करती है करप्शन से, एम्प्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से या फिर कॉन्फ्लिक्ट से, हमें ये सीखने को मिलता है कौन सी पॉलिसीज बेस्ट वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ सम कंट्रीज रिड्यूस करप्शन can inspire other nations to adopt similar strategies. So this makes comparative politics very useful for solving real world problems. यानी कि मान लीजिए कोई कंट्री है, अगर वो करप्शन को रिड्यूस करती है किसी पॉलिसीज के थ्रू, तो उससे क्या है अलग जो और नेशंस हैं उनको भी इंस्पायर होते हैं सिमिलर स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने में। इस वजह से क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ही यूजफुल होता है टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एनकरेजेस बेटर पॉलिसी मेकिंग। Governments often look at the experiences of other countries to improve their own policies. गवर्नमेंट क्या करती हैं, जो दूसरे कंट्रीज के एक्सपीरियंस होते हैं उनको देखती हैं और उनसे अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करती हैं। सो कंपैरेटिव स्टडीज प्रोवाइड evidence that helps policy maker choose effective laws and programs. So when a policy maker understand
हाउ एजुकेशन और हेल्थ केयर रिफॉर्म सक्सीडेड एल्सवेयर, दे कैन मेक स्मार्टर डिसीजन फॉर द कंट्री। यानी कि जब पॉलिसी मेकर ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स जो हैं वो दूसरी जगह पे सक्सीड हुए हैं, तो वैसे ही वो अपने क्या है अपनी कंट्री के लिए स्मार्टर डिसीजंस को ले पाएंगे। हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग पॉलिटिकल ट्रेंड, सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑल्सो हेल्प स्कॉलर्स प्रेडिक्ट हाउ पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज इन द फ्यूचर। यानी कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है उससे स्कॉलर्स ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्टडिंग हिस्टोरिकल पैटर्न्स we can predict whether a country is moving towards democracy, authoritarianism और political instability। यानी कि हिस्टोरिकल पैटर्न को स्टडी करके हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रही है या फिर अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ मूव कर रही है या फिर उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स, प्रमोट्स ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी कि आज के जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है क्या है, कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या करता है, आपकी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है बाय हेल्पिंग पीपल अप्रिशिएट डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। सो इट रिड्यूसेस स्टीरियोटाइप्स एंड एनकरेजेस कोऑपरेशन बिटवीन द नेशन। इससे क्या होता है, आपके स्टीरियोटाइप रिड्यूस होते हैं और कोऑपरेशन जो होता है नेशंस के बीच में वो एनकरेज होता है। In conclusion, we can say that in simple words, the comparative study of politics is important because it helps understand how government work, why people behave politically in different ways, what policies can solve the major problems। यानी कि जो comparative study है politics की वो बहुत ही important है क्योंकि ये हमें help करती है ये understand करने में कि government कैसे काम करती है, कैसे क्यों लोग politically अलग अलग behave करते हैं और कैसे जो policies होती हैं वो हमारी major problems को solve करती हैं। सो ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, पॉलिटिकल चेंज को प्रेडिक्ट करता है और ग्लोबल हार्मनी को प्रमोट करता है। ओवरऑल इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर क्रिएटिंग बेटर एंड मोर इफेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।